नमस्कार, हमारे साथ है सलोनी अग्रवाल। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट में जिनका रैंक बना है 8 नंबर पे। सलोनी, एमपी तक की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू सर। लेकिन ये सफ़र आपके ज़िंदगी में जो था पढ़ाई का, इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, ये कैसे बीता? सर मैंने अपनी तैयारी जो है 2018 से शुरू की थी। इंदौर में रहकर ही कॉलेज के बिल्कुल बाद से मैंने तैयारी करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने 1 साल बाद 2019 का जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम आया था उसमें अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था। और उसके बाद वो एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चला, जो 1 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे 2020 में हमारी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हुई, फिर उसकी वो क्लियर हुआ मेरा। उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम जो थी वो मार्च 2021 में हुई, वो क्लियर हुआ। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ थे वो फाइनली हमारे अगस्त 2023 में हुए। तो ऐसे करके 4 साल बीत गए और अब जाके फाइनली दिसंबर में रिज़ल्ट आया और डिप्टी कलेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मैम क्या शेड्यूल होता था इन 4 सालों में? मतलब इतना आसान नहीं होता है एमपीएससी करना, वो कैसे मैनेज करती थी आप? एक चीज़ होती थी, आपको फोकस बना के रखना था। लेकिन जब इतना लंबा टाइम हो जाता है आपको तैयारी करते करते, तो बहुत से ऐसे दिन आते हैं जब आप अप्स आते हैं, कभी किसी दिन डाउन भी बहुत फील होता है, कई दिन मोटिवेशन आपका चला जाता है कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन अगर रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो मुश्किल होता था। लेकिन सब घर वालों की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिला, तो मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी और तैयारी शुरू रखी हमेशा अपनी, और दिया से। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया आपका, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, थैंक यू। इसके लिए कितने घंटे रोज अभ्यास करना पड़ता था? सर मैं घंटों के हिसाब से स्टडी को नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है आप कम पढ़िए, लेकिन जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, आप कितना इफ़ेक्टिव पढ़ पा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप किताब लेके 12 घंटे बैठे ही हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 5 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है। तो मैं कभी भी इतने लंबे आवर्स तक नहीं पढ़ती थी। मुझे जब तक मन करता था मैं तब तक पढ़ती थी। ओवर ऐसे स्ट्रेस नहीं देती थी अपने आप को। हाँ, जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते थे तब काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक भी पढ़ना पड़ता है, जैसे 12-12 घंटे, 10 घंटे। लेकिन ऐसा है कि जब तक आपको प्रोडक्टिव लग रहा है आप तब तक पढ़िए, ब्रेक्स ले लेके पढ़िए। कंटिन्यू आप नहीं पढ़ सकते ना, आपको अपने माइंड को भी ब्रेक्स देने होते हैं। अच्छा, खरगोन की आप रहने वाली हैं, इंदौर में स्टडी करी, परिवार को छोड़ना पड़ा, वो वक्त कैसा गुजरता है? सर पहली चीज़ तो मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो मैं तो बचपन में जब 10 साल की थी तब से ही मैं परिवार से दूर हूँ। तो मैं हमेशा से हॉस्टल में ही रही हूँ। हाँ, होता है कि जब आप ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस होता है, तो घर वालों की याद तो बहुत आती है। लेकिन ये उस पूरे टाइम में मेरी जो मदर थी वो हमेशा मेरा सपोर्ट बन के रही। मुझे जब भी बुरा लगता था कि नहीं हो पा रहा है मम्मी मुझसे, वो मुझे हमेशा प्रेरणा देती कि नहीं, तुम कर लोगी। तो बस ऐसे कट गया सफ़र। और कौन कौन है परिवार में, किस किस का सपोर्ट मिलता है? सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब तो परिवार में सभी का सपोर्ट रहा है। खास करके एक लड़की जब सफल होती है तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाथ होता है वो उसके पिता का होता है। तो मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि कोविड के टाइम पे मैंने अपना मेंस दिया। उसके बाद मतलब पापा नहीं रहे कोविड में। टफ टाइम्स थे। सॉरी सर। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। उसके बाद मुझे मम्मी के लिए करना था ये। पापा नहीं रहे, ये बहुत बड़ा होता है सबकी लाइफ में। अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपके फादर नहीं रहे और एग्ज़ाम चल रहे हो तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये, और वहाँ संभलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपने पढ़ाई की है तो वो दौर तो बड़ा मुश्किल से निकला होगा। जी सर, मुश्किल तो था, लेकिन मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, तो सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मम्मी हमेशा हिम्मत बन के खड़ी रही और मुझे मन में हमेशा था कि मुझे पापा का नाम रोशन करना है और मम्मी की ज़िंदगी को अब बेहतर बनाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं लगी रही। और कितने भाई बहन हैं आपके? मेरा एक छोटा भाई है सर, और मम्मी और मैं, बस हम 3 लोग हैं। अब उसके लिए भी कुछ सोच के रखा होगा आपने? जी सर, वो भी एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है। उसने शुरू भी किया था, लेकिन वो भी पहले इंदौर में रह के पढ़ता था। फिर ऐसी सिचुएशंस हुई तो उसे घर जाना पड़ा। अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैं कुछ बन गई हूँ तो मैं अपने भाई की पढ़ाई को फिर से शुरू करवा सकती हूँ। अच्छा मैम, ये जो लिस्ट सही है इसमें जो जहाँ तक आपका नंबर है 8 नंबर आपका है, तो उसमें 6 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप जानती हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से हैंडल करेगी, क्योंकि अब तो आप इस मुकाम पे हैं? सर मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो है, गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप किसी को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो सशक्तिकरण में अपने आप आ जाता है। आप अगर एक लड़की की सोच को विकसित करते हैं तो वो आगे चल के अपने साथ अपने 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे ही फोकस करना चाहूँगी जहाँ तक मेरे अंडर में रहेगी चीज़ें। उसके अलावा हेल्थ का भी इशू है, हेल्थ और अवेयरनेस, ये चीज़ें ज़रूरी है सर। आप जहाँ से आती हैं वो बड़ा आदिवासी बेल्ट है, पिछड़ी जगह है, तो वहाँ पे रह के यहाँ तक पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर जब मैं 5th क्लास में थी तो नवोदय की एक एग्ज़ाम होती थी, बोर्डिंग स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तब मैंने भी वो एग्ज़ाम दी थी, सब बच्चे देते थे 5th क्लास में। ऐसा कोई पता नहीं था कि क्या है एक्चुअली। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं चली गई। मैं वहाँ से आने के लिए बहुत रोती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से आने नहीं दिया कि अगर तू आ जाएगी वहाँ से तो यहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तब भी मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया। मैं रोती थी लेकिन उन्होंने मुझे वहीं छोड़ा और फिर मैं सेटल हो गई 1-2 साल में वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो चेंज टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में तो वो वहीं से रहा, क्योंकि स्कूल से आपका एक एजुकेशन का फाउंडेशन बनता है। उसके आगे से बहुत अच्छी एजुकेशन थी नवोदय में, उसके बाद मुझे गाइडेंस मिलता गया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, ग्रामीण स्तर पे मैम जो लड़कियां हैं उनका एजुकेशन की आपने बात कही, अब इस जगह आने के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए शहर में तो खैर हो ही जाती पड़ी, तो उसके लिए कोई विज़न है कि उस विज़न से मुझे अब काम करना है? सर मुझे लगता है सरकार की ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, और गांव में भी अब सरकार कई सारे जैसे ITI कॉलेजेस हुए, स्कूल्स हुए, सबकी पहुंच बना रही है, मॉडल स्कूल्स हुए। हमें बस पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा कि आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। और मुझे लगता है मैं अपने एरिया में, क्योंकि झिरनिया एक ट्राइबल ब्लॉक है, तो मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों पर भरोसा करें, आप उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करें, आप उनको सपोर्ट करें, तो बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होंगी। किसको श्रेय देना चाहती हैं आप? सर जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो पापा को, उन्होंने मुझे अपने डिसीजंस लेने दिए हमेशा। उसके बाद मेरी मम्मी जो मेरी स्ट्रेंथ रही हमेशा, साथ में मेरा भाई भी, क्योंकि उसने भी सपोर्ट सिस्टम के जैसे मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा वो, और सारे अच्छे दोस्त और मेंटोर्स, और साथ में सर मेरी मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी। तो ये सलोनी थी और इनका ऐसा मानना है कि कड़ी मेहनत के बाद मुझे ये मुकाम तो मिला है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, लड़के लड़की का फ़र्क को मिटाना पड़ेगा और उन्हें शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा मुहैया कराना पड़ेगी, तभी बेटियां आगे बढ़ेगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।